आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण जल संसाधन के संदर्भ में। जल संसाधन के संदर्भ में संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण या जल संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण पढ़ने से पूर्व संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि संसाधन के प्रबंधन एवं संरक्षण जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो इस इस्तेमाल किए गए शब्दों का क्या अभिप्राय होता है। भौगोलिक विवेचन के दृष्टिकोण से यहाँ पे दो शब्द हैं, एक संसाधन का प्रबंधन, दूसरा सर्वेक्षण। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं किसी भी संसाधन के, तो यह समझ लीजिएगा कि हम उपलब्ध संसाधनों का सर्वेक्षण करते हैं, संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं और संसाधनों के उपयोग के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। यानी कि हम संसाधनों का सर्वेक्षण करते हैं कि वह संसाधन कहाँ पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है, वह संसाधन हमारे लिए कितनी उपयोगिता रखता है, इसका हम मूल्यांकन करते हैं और उस संसाधन का वर्तमान में किस तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं उस उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन करता है। तत्पश्चात हम संसाधन के संरक्षण के उपाय और विभिन्न प्रकार के आधार बताते हैं कि हम किस तरीके से इस संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक संसाधन संरक्षण के अलग अलग उपाय होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने समझा, संसाधन संरक्षण के प्रबंध, सबसे पहले हम आते हैं संसाधन प्रबंधन पे। संसाधन प्रबंधन में सबसे पहले हमने आपको बिंदु बताया उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण। उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण में हम एक वृहद सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े एकत्र करते हैं। क्यों आंकड़े एकत्र करते हैं? क्योंकि एक प्रदेश के जो संसाधन होते हैं वो दूसरे प्रदेश के संसाधनों से भिन्न होते हैं। अतः संसाधन सर्वेक्षण किन बिंदुओं के अंतर्गत किया जाना है यह उस प्रदेश की आवश्यकता तथा उस संसाधन पर निर्भर करेगा जिसके लिए हम प्रबंधन की नीति बना रहे हैं। अगर कोई सर्वमान्य प्रश्नावली नहीं है तो, यानी कि जिस प्रदेश के संसाधन का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं उस संसाधन को जिसके संदर्भ में हम यह सर्वेक्षण कर रहे हैं उस संसाधन की क्या आवश्यकता है उस प्रदेश में, यह हमारे सर्वेक्षण को प्रभावित करेगा। तत्पश्चात हम संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं। संसाधनों के मूल्यांकन की भी 4 विधियां हैं। सीसी पार्क ने बताई है, एक एकाकी जाति उपागम बताया है, एक पारिस्थितिकी कटिबंध उपागम बताया है, एक आवास उपागम बताया है, एक संयुक्त उपागम बताया है। एकाकी जाति उपागम में किसी विशिष्ट समुदाय के संदर्भ में हम संसाधनों की उपयोगिता को देखते हैं। तो पारिस्थितिकी कटिबंध उपागम में हम किसी प्रदेश को विभिन्न पारिस्थितिकी कटिबंध में विभक्त करके संसाधन की उपयोगिता का मूल्यांकन करते हैं। आवास उपागम के अंतर्गत हम जीव तथा मानव के आवास के संदर्भ में संसाधनों की उपयोगिता का मूल्यांकन करते हैं। और संयुक्त उपागम में हम प्रदेश को पारिस्थितिकी कटिबंध में बांट करके जीव तथा मानव के आवास के संदर्भ में संसाधनों की उपयोगिता का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि संयुक्त उपागम में आपने पारिस्थितिकी कटिबंध उपागम और आवास उपागम को मिला दिया। ये रिसर्च की बात है। जब आप रिसर्च करेंगे तो आप जहाँ पे संसाधनों के मूल्यांकन के पैरामीटर सेट करेंगे वहाँ पे ये बात काम में आएगी। अभी मैं जल संसाधन पे आ रहा हूँ, आप लोग बेसब्र ना हो। इसके बाद हम संसाधनों के प्रबंध के अंतर्गत संसाधन उपयोग का प्रतिरूप निश्चित करते हैं। संसाधन उपयोग के प्रतिरूप में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। इन प्रश्नों का अभिप्राय है कि मानव का संसाधन उपयोग जिस संसाधन का मानव उपयोग कर रहा है उसके और पर्यावरण के मध्य में कैसा संबंध है। क्या यह मानव संसाधन एवं पर्यावरण के संबंध अनुकूलतम है, यानी कि क्या मानव संसाधन और पर्यावरण इन तीनों में जो संबंध है वो अनुकूलतम है। क्या मानव संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है। क्या इस संसाधन का दीर्घकालीन उपयोग मानव कर पाएगा। क्या सतत पोषणीय विकास के पथ पे मानव निर्बाध रूप से अग्रसर रह सकेगा, यानी कि क्या अपना सतत विकास कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ऐसा विकास जिस तरीके से दीर्घकालीन इसी तरीके से विकास कर पाएगा, अपना सतत विकास कर पाएगा।
अब यहाँ पे यह जान लेना जरूरी है कि संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण का यह बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है कि आप लोग संसाधनों का उपयोग ना करें। संसाधन संरक्षण का अभिप्राय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से है। अनुकूलतम उपयोग का क्या मतलब है कि वह कोई भी कार्य, जिम्मरमैन कह रहे हैं, वह कोई भी कार्य संरक्षण है जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्त के दीर्घकालीन स्वीकृत उद्देश्य के लिए उपभोग या समापन की वर्तमान दर को कम किया जाता है। यानी कि संसाधन के शब्द में तीन विशेषताएं शामिल हैं। संसाधन संरक्षण के शब्द में, संसाधन संरक्षण में तीन विशेषताएं सम्मिलित हैं। ये जो संरक्षण का शब्द है जहां पे आएगा वहां पे आप समझिएगा यह संरक्षण किस चीज की क्या बता रहा है। एक बचत की प्रक्रिया को बता रहा है कि आप बचत कर रहे हैं, ठीक है। संसाधन और क्या बता रहा है? संसाधन बर्बादी को रोक रहा है, अनावश्यक उपयोग को रोक रहा है। बर्बादी को आप कह सकते हैं अनावश्यक उपयोग को रोक रहा है संसाधन संरक्षण की यह संकल्पना। संरक्षण और क्या कर रहा है? संरक्षण विवेकपूर्ण उपयोग को प्रेरित कर रहा है। यानी कि इस संरक्षण शब्द के अंतर्गत तीन भाव निहित होते हैं। पहला भाव होता है कि जब हम संरक्षण बोलते हैं तो संरक्षण का अभिप्राय होता है बचत। हम बचत कर रहे होते हैं। बचत का मतलब ये नहीं है कि हम उपयोग ही नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। हम अनावश्यक उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, ठीक। और तीसरे यानी कि इसके अंतर्गत अनावश्यक उपयोग या किसी भी संसाधन की बर्बादी को रोकना है। तीसरा इसका आशय होता है कि हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। जहां पे आवश्यकता, जितने की जहां पे आवश्यकता होगी हम उतना ही उपयोग करेंगे। बाकी जो हम बर्बादी करते हैं या जो अनावश्यक उपयोग करते हैं उसको रोकेंगे। अब संसाधन संरक्षण के क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस उपाय में किसी प्रदेश में संसाधन उपयोग के परिप्रेक्ष्य में उस संसाधन से संबंधित अन्य तत्वों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर हम संरक्षण के कार्य को पूर्ण करते हैं। आपने सुना होगा संसाधनों के बहुउद्देशीय प्रयोग के सामाजिक जागरूकता ला करके, जनता को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करके, जो संसाधन है उनके गुणों में विकास करके, कम मूल्य वाले संसाधनों के विनाश को रोक करके, अन्य वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढ करके और सीमित उपयोग को सुनिश्चित करके हम संसाधन के संरक्षण के विभिन्न उपयोग करते हैं जिन्हें कि आप आगे पढ़ेंगे। अब आ जाइए, आपका जो विषय है जल संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण। ये तो मैंने आपको भूमिका बताई थी, प्रबंधन एवं संरक्षण क्या होता है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम का मूल विषय है जल संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण। तो जल संसाधन के सर्वप्रथम हम प्रबंधन के अंतर्गत हम तीन बिंदुओं को पढ़ेंगे। हम जल संसाधन के परिचय को पढ़ेंगे, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रखेंगे और जल संसाधन के प्रमुख उपयोग रखेंगे। तत्पश्चात हम आपको जल संरक्षण के उपायों से अवगत कराएंगे। पहला बिंदु, जैसे कि जल संसाधन आप लोग हमसे बेहतर अच्छी तरीके से जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल की महत्ता को आप लोग भी हमारे ही भांति महसूस करते हैं, ठीक है। और अगर आप वेदों की बात करें तो वेदों में भी जल को औषधि के समान, अमृत के समान बताया गया है। तो इस तरीके से जल की महत्ता आज नहीं हमेशा से ही रही है। ये जल का ये जो संसाधन है ये अत्यंत विशिष्ट रूप का अत्यंत हमारे लिए उपयोगी और अत्यंत हमारे लिए विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए है क्योंकि जल को ही हमने जीवन की संज्ञा दी है। जल जो कि हमारे जीवन का आधार है और इस ग्रह को जल ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे जीवन है। जीवन क्यों है? क्योंकि यह एक जल ग्रह है और ये जो जल है वो हमारे भूपृष्ठ के 3/4 भाग को ढाके हुए है। ये जो जल संसाधन है ये समुद्री जल, धरातली जल, भूमिगत जल के रूप में विभक्त है। और ये जो जल संसाधन है प्रकृति द्वारा निःशुल्क हमें प्रदान किया गया है, इसलिए इसको हम अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानते हैं, जिसको हम नवीकरणीय
कल आपने संसाधनों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे आपने नवीकरणीय नव्यकरणीय संसाधन पढ़ा था, जिस उसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था ये वो संसाधन होते हैं जिसका परिवर्धन संभव हो। तो ये ऐसा संसाधन है जिसका परिवर्धन संभव है। ये तो जल संसाधन का एक परिचय हो गया। जल संसाधन की विशेषता को अगर आपको समझना है तो आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे आर्थिक विकास के साथ साथ जो हमारा जल की जो क्वालिटी थी, जो जल की गुणवत्ता थी, जिसे वेदों में अमृत के समान कहा गया था, वो कितनी घट गई थी। मैं कोई इतिहास की किताब पढ़ रहा था, उस इतिहास की किताब में एक बड़ा मार्मिक प्रसंग आया है। उस मार्मिक प्रसंग को आप लोग भी सुन लीजिए, उससे आपको जल की गुणवत्ता का एहसास होगा। ये उदाहरण है, आपने अब तो यमुना की हालत देखी होगी कि यमुना की वर्तमान हालत कैसी है, जो कि निश्चित रूप से हमारे जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका परिणाम है कि हमने अंधाधुंध तरीके से आर्थिक क्रियाएं करी और जल संसाधन को संरक्षित नहीं किया, उसकी ओर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस जल संसाधन का हमेशा से ये हाल नहीं था। ये 13-14 सेंचुरी के आसपास की बात है। एक कोई संत हैं, वो संत यमुना के किनारे दिल्ली के इलाके में अपने ध्यान में लीन थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक जो औरत है वो मटका लेकर के यमुना का पानी लेने के बजाय किसी कुएं का पानी लेने की तरफ जा रही है। वो जब पानी लेकर के लौटी तो उन संत ने पूछा, माई यमुना का इतना अच्छा पानी है, आपने यमुना का पानी छोड़ करके ये जो दूसरा कुआं है इसका पानी किस लिए आप लेने गई, जबकि ये तो पानी यमुना का पानी बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, उस दौर में यमुना का पानी बहुत साफ हुआ करता था। तो जो बुजुर्ग औरत थी उन्होंने जवाब दिया कि यमुना का पानी पीने से भूख बहुत लगती है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भरपेट खाना खा पाएं। इस जवाब ने संत के ऊपर बहुत गहरा असर डाला। संत के पास जो कुछ उसकी कुटिया में था वो ला करके उन्हें दिया कि अब जब भी जरूरत हो हमारे पास आ जाया करो और ले जाया करो, और लेकिन पानी यमुना का ही पिया करो। आप देखिए कि पानी की क्या क्वालिटी बताई गई है उस समय यमुना के पानी की, कि यमुना का पानी पीने से भूख ज़्यादा लगती थी। ठीक है, तो ये जो जल में जो निहित गुण थे वो धीमे धीमे उनका अवनयन होता गया। तो यहाँ पे जब हम संसाधनों के संरक्षण को पढ़ेंगे तो उनकी हम सिर्फ इस बात पे नहीं ध्यान देंगे कि उनकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी उतनी संरक्षित रहे, वो क्वालिटी भी संरक्षित रहे, यानी कि उनकी गुणवत्ता का भी संरक्षण हो उनके परिमाण के साथ साथ। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। जैसे कि मैंने आपको जल संरक्षण के संदर्भ में बताया, अब जल संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को समझ लीजिए कि उपलब्ध जल संसाधन में 97.3% जल सागरों में तथा महासागरों में लवणीय जल के रूप में पाया जाता है। सिर्फ 2.7% जल ही अलवणीय है जिस पे संपूर्ण विश्व की निर्भरता पाई जाती है। ये पहला आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा है कि एक आकलन के अनुसार, ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल का उपभोग 150 लीटर है। नगर में एक आदमी एक दिन में 150 लीटर जल का उपभोग करता है और गांव में पर डे प्रति व्यक्ति आदमी 50 लीटर जल का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि जो नगर में उपभोग है वो 150 है और जो गांव में उपभोग है वो सिर्फ 50 है, और जो दोनों का औसत है वो उस मतलब कि एक ये मानक लिया गया कि ये एनसीईआरटी कह रही है कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का उपयोग है। एनसीईआरटी दोनों के बीच की बात कह रही है। एक आकलन ये कहीं पे दिया गया था, उस आकलन का मुझे अभी यहाँ पे स्रोत मुझे स्पष्ट रूप से नहीं याद है, शायद अरिहंत की किताब में था। अरिहंत की किताब के अनुसार ये था कि नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल का जो उपभोग है वो 150 लीटर है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक आदमी एक दिन
में जो जल उपभोग करता है वो सिर्फ 50 लीटर है। और एनसीईआरटी कह रही है कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का उपयोग करता है या उपभोग करता है। अभी हम इस वाले आंकड़े को अभी हम आगे फिर से समझेंगे। और सामान्यतः 12,000 से 14,000 घन मीटर जल प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई में उपयोग किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में कुल सिंचित भूमि के 59% की सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका में 20% है। ये ध्यान देने योग्य बात है। भारत में कुल सिंचित भूमि के 59% की सिंचाई के लिए, यानी कि जो 59% आप सिंचाई कर रहे हैं वो भूमिगत जल से कर रहे हैं, सबमर्सिबल लगा के कर रहे हैं, नलकूप लगा करके कर रहे हैं। और यह प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका में सिर्फ 20% है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से 39% ज्यादा आप ग्राउंड वाटर पे अपना एग्रीकल्चर को अब आपकी निर्भरता है। यानी कि इस तरीके से जो हमारा पेयजल है उसके द्वारा आप सिंचाई कर रहे हैं, ये एक सोचनीय विषय है। इसके बाद है विभिन्न उद्योगों में जल की भिन्न भिन्न मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कि 1 टन निकिल को गलाने के लिए 4,000 घन मीटर की आवश्यकता होती है, 1 टन लोहे के उत्पादन के लिए 200 घन मीटर, 1 टन कागज के उत्पादन के लिए 100 घन मीटर और 1 टन कृत्रिम रेशा के लिए 5,000 घन मीटर तक जल की आवश्यकता होती है। तो इस चीज को भी समझना होगा कि हमारी जो औद्योगिक निर्भरता है, जो घन पे जो विभिन्न उद्योगों की जो जल पे निर्भरता है, उस निर्भरता को भी हमें किसी भी प्रौद्योगिकी का विकास करके इस निर्भरता को भी कम करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने निकिल को गलाने के लिए 4,000 घन मीटर, लोहे को गलाने के लिए 200 घन मीटर, कागज के लिए 100 घन मीटर और 1 टन कृत्रिम रेशा के लिए 2,500 से 5,000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। ये आंकड़ा आपको दिया है। इसके बाद में आप आ जाइए कि जल संसाधन संबंधी घरेलू खपत के आंकड़े। आप घरेलू रूप से भी जल संसाधन का बहुत उपयोग करते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है। कैसे? ठीक है, एनसीईआरटी का डाटा आपको सामने मैं रख रहा हूं। पीने के लिए वो 3 लीटर उपयोग करता है, खाना बनाने के लिए 4 लीटर उपयोग करता है, नहाने के लिए 20 लीटर उपयोग करता है, शौचालय और फ्लशिंग के लिए 40 लीटर उपयोग करता है, वस्त्र धोने के लिए 40 लीटर उपयोग करता है, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर उपयोग करता है, बागवानी के लिए 23 लीटर उपयोग करता है। इस तरीके से 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आदमी जल का उपयोग करता है। ये आपके सामने कुछ आंकड़े आ गए। अब जल संसाधन के क्या प्रमुख उपयोग हैं आप सभी जानते हैं। घरेलू कार्य के लिए उपयोग हुआ, औद्योगिक के लिए हुआ, पशुओं के लिए हुआ, विद्युत उत्पादन के लिए हुआ, मत्स्य पालन के लिए हुआ, जल यातायात के लिए हुआ, है ना। और एक वेस्टेज का और एग्जाम्पल है वो क्या मनोरंजन के लिए हुआ, है ना, रेन डांस वगैरह वगैरह वगैरह। आप सभी लोग वाकिफ हैं इन चीज़ों से, कुछ बताना की जरूरत नहीं है। जल संसाधन के संरक्षण के उपाय, हम किस तरीके से जल संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए, जल संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानवीय जागरूकता। अगर मानवीय जागरूकता नहीं है तो जल संसाधन का आप बिल्कुल भी संरक्षण नहीं कर सकते हैं। इस मानवीय जागरूकता को पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक होते हैं, एनजीओ के द्वारा नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, कैंप किए जाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखते हैं जो जल संसाधन को प्रेरित कर, जल संसाधन संरक्षण को प्रेरित करता है। जब ये सब कुछ नहीं था, अब चलते हैं, जब ये सब कुछ नहीं था तब भी मानवीय जागरूकता पैदा की जाती थी जल संसाधन संरक्षण के लिए। दूरदर्शन पे एक एडवर्टाइज आया करता था कि एक आदमी शेव कर रहा है, दाढ़ी बना रहा है, उसका नल लगातार खुला हुआ है और फिर अचानक नल, जब उसकी दाढ़ी आधी बन चुकी होती है तो नल में पानी आना बंद हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, उसी समय फ्लैश करता है शेव वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मानवीय जागरूकता पैदा कर सकते हैं इनोवेटिव तरीकों से। ठीक, पारिस्थितिकी संतुलन एवं जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधन का पुनर्वितरण हो सकता है। बांध एवं जलाशयों का निर्माण कर सकते हैं। कृषि में जैसा कि मैंने आप लोगों ने देखा कि हम भूमिगत जल पर निर्भर है। हम छिड़काव और स्प्रिंकल, हम छिड़काव विधि से सिंचाई, एक फव्वारे से भी सिंचाई की प्रणाली विकसित हुई है, उसके द्वारा अपनी सिंचाई कर सकते हैं। भूमिगत जल का समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं और उन्हें अन्य
अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करके उन्हें पेयजल के रूप में परिवर्तित करने का भी प्रयास कर सकते हैं। उद्योगों में नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे कि पानी की खपत कम हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि 1950 से पहले 1 टन तेल को साफ करने के लिए 20 से 30 घन मीटर जल की आवश्यकता होती थी, जो कि 1990 में प्रौद्योगिकी के जब विकास हो गया तो केवल 0.12 से 0.24 घन मीटर तक हो गई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से भी जो हमारी जल की खपत उद्योग में है या एग्रीकल्चर में है उसको हम घटा सकते हैं। प्रौद्योगिकी के द्वारा हम अपशिष्ट जल को शुद्ध कर सकते हैं और उनसे जो हमें हमारे अन्य कार्य हैं जैसे कि गाड़ी का धुलना और इस तरीके के कामों में हम उपयोग कर सकते हैं। हम प्रौद्योगिकी के द्वारा जो हमारा लवणीय जल है उसको भी परिवर्तित करके पेय बना सकते हैं। और मनोरंजन के लिए रेन डांस जैसे क्रियाकलापों पे हम नियंत्रण लगा सकते हैं कि जो हमने मनोरंजन के लिए जो रेन डांस जैसी क्रियाकलाप करते हैं, मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल नियंत्रण की बात कर रहा हूँ कि जब वाटर क्राइसिस हो और वाटर क्राइसिस के समय में ये चीज़ें नियंत्रित उसमें हो, नियंत्रित रूप में हो। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से अवगत कराना चाहूँगा। स्प्रिंकल को तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसका चित्र मैंने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो मेरा स्टडी मटेरियल है उसमें मैंने दे रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा। और वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। अब आप देखिए कि उस समय हम लगभग 4,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष में थे 1975 में, और 2000 में हमारी जो उपयोग था वो 6,000 हो गया। 2000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हमने वृद्धि कर ली। कितने दिनों में? 25 सालों में। आपको एक और फैक्ट मैं बताता हूं कि बहुत जहां पे घरों में नल लगे हुए हैं, वो टैब लगे हुए हैं, तो उनसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। तो एक अध्ययन किया गया, वह अध्ययन बताता है एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। यानी कि अगर आपने अपने उस टैब की मरम्मत नहीं करवाई तो आपने वर्ष भर में 1200 लीटर जल को व्यर्थ में बहा दिया। सौराष्ट्र में आप पानी की क्राइसिस को भी समझिए। सौराष्ट्र में 1.5 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर के पास में एक ताल्लुक है जो कि पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यानी कि वहां पे जल बाजार लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी कह रही है, आप वहां पे पढ़िएगा। ये सारे फैक्ट्स मैंने दे रखे हैं। और जल संग्रहण, हमें जल संग्रहण को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आपके छत पे वर्षा का जल एकत्र करके जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अगर 2 घंटे बरसात हो रही है तो लगभग आप 8,000 लीटर जल का संग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने आज के इस व्याख्यान में जल संसाधन के प्रबंधन एवं संरक्षण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे खत्म करता हूं और आप लोगों को प्रश्न के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आशीष कुमार, अमन केसरी, अमृता, दयानंद प्रसाद, हिमांशु मिश्रा, मीना कुमारी, निशा, निशांत, प्रिंस, प्रियांशु, रतन, सीमा, शिवानी, ट्विंकल,
ठीक है, इससे संबंधित जो स्टडी मटेरियल है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड किया जा चुका है, आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। मैं अपने आज की क्लास को यहीं पे स्थगित करता हूँ। सोमवार के दिन हम लोग पुनः इसी समय उपस्थित होंगे एक नवीन विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।